ड्रामा की शुरुआत में हम यूना शेन को शादी के जोड़े में देखते हैं, जो होटल के एक स्टोरेज रूम में अपने होने वाले पति यानी मंगेतर फेंग और अपनी ही बहन लिली को एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पकड़ लेती है। वो फौरन पुलिस को फोन करती है और बताती है कि वेनिस होटल में कोई सरेआम गलत काम कर रहा है। वो ये भी बोली कि आप लोग जल्दी आ जाइए। जब पुलिस आती है तो यूना के माँ बाप कहते हैं, आज यहाँ मेरी बेटी की शादी है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पुलिस जवाब देती है, हमारे पास शिकायत आई है, इसीलिए हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग स्टोरेज रूम में फेंग और लिली को ढूंढ निकालते हैं। सब लोग बातें करने लगते हैं कि लिली अपनी ही बहन के मंगेतर के साथ ऐसा अनैतिक रिश्ता कैसे बना सकती है। जब पुलिस उन्हें थाने ले जाने लगी तो फेंग बोला, आप लोगों से कोई गलती हुई है, हम यहाँ गलती से फंस गए थे। यूना बोली, कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें मैंने ही यहाँ बुलाया है। हमारी शादी के दिन तुम मेरी पीठ पीछे मेरी ही बहन के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत कर रहे थे। लिली, अगर तुम्हें वो पसंद था तो तुम पहले बता सकती थी, एक लड़का ही तो था, मैं तुम्हें दे देती। लेकिन इस तरह छिप छिप कर मिलने की क्या जरूरत थी? तभी यूना के माँ बाप वहाँ पहुँच जाते हैं और लिली ड्रामा शुरू कर देती है। वो रोते हुए बोली, माँ पापा देखो ना, यूना कैसे मुझ पर कीचड़ उछाल रही है, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। यूना की माँ बोली, ऐसी मामूली सी बात के लिए तुम्हें पब्लिक को बुलाने की क्या जरूरत थी? मिस्टर शेन गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिली को इस तरह बुली करने की? ये कहकर वो जैसे ही यूना पर हाथ उठाने जाते हैं, यूना उनका हाथ पकड़ लेती है और बोली, ये बुली करना कैसे हुआ? मैंने तो उन दोनों की भलाई के लिए ही ये किया, अब उन्हें अपने रिश्ते के बारे में कुछ छिपाना नहीं पड़ेगा। मिस्टर शेन चिल्लाते हैं, तुम्हें इतनी छूट किसने दी है कि तुम इस तरह सरेआम बेशर्मों की तरह बातें कर रही हो? मैंने दी है। ये आवाज भीड़ में से आती है और एक शख्स व्हील चेयर पर बाहर आता है और वो होता है जेनसू। असल में यहाँ सीन ये है कि यूना का पुनर्जन्म हुआ है, इसीलिए उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद हैं। पिछले जन्म में भी जेन ने ही उसे बचाया था जब सब उसके खिलाफ थे, लेकिन तब वो जेन के प्यार को समझ नहीं पाई थी, उसके साथ बुरा बर्ताव किया था और जिसका अंजाम ये हुआ कि उसे मरना पड़ा। और इस जन्म में वो जेन को देखकर बेहद खुश हो जाती है। वो अपने पिछले जन्म की गलतियों को सच में सुधारना चाहती है। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगते हैं, ये तो सच में जेनसू है। 5 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बाद उसे कभी घर से बाहर निकलते नहीं देखा गया। आखिर में उसके दर्शन हो ही गए। यूना दौड़कर आती है और जेन की गोद में बैठ जाती है। वो बोली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और मनी मन सोचती है, इस जन्म में मैं एक भी गलती नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर प्यार करूंगी। जेन पूछता है, यूना इस बार तुम क्या चाल चल रही हो? यूना बोली, जब तुम आ ही गए हो और मुझे भी एक दूल्हा चाहिए, तो क्या तुम उससे शादी करोगे? जेन हैरान होकर बोला, तुमने क्या कहा? फेंग यूना को खींचकर बोला, आज हमारी शादी होने वाली थी, तुम किसी और से शादी करने की बात कैसे कर सकती हो? फेंग मन ही मन सोचता है, जेन की सारी प्रॉपर्टी तो यूना के नाम पर है, मैं यूना को किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यूना चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो सबको बताती है, और लिली मेरी सगी बहन नहीं है, वो मेरे माँ बाप की गोद ली हुई बेटी है। ये सुनकर सबके बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, क्योंकि सबको यही बताया गया था कि यूना और लिली जुड़वा बहनें हैं। शेन फैमिली ने तो कहा था कि यूना बीमार रहती थी, इसलिए वो गांव में बड़ी हुई है। शायद उन्होंने जन्म के समय बच्चे बदल लिए थे, इसीलिए वो झूठ बोल रहे हैं। मिसेज शेन बोली, लिली भले ही हमारी गोद ली हुई बेटी है, पर वो हमारे लिए सबसे कीमती है। मिस्टर शेन कहते हैं, एहसान फरामोश लड़की, तुम करना क्या चाहती हो? यूना बोली, सुना तो हो, मैं जेन से शादी कर रही हूँ। मिस्टर शेन धमकी देते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। यूना जवाब देती है, जब अपनी कंपनी को बर्बादी से बचाने के लिए तुमने मुझे जेन के हाथों बेच दिया था, तब तुम्हें मुझे बेदखल करने का ख्याल नहीं आया? जेन बोला, भूलना मत, यूना की अभी तक शादी नहीं हुई है, और अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। जेन मन ही मन सोचता है, तुम किस इरादे से इस शादी के लिए राजी हुई हो मैं नहीं जानता यूना, पर बस तुम मेरे पास रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जेन बोला, चलो हम शादी कर लेते हैं। यूना घुटनों पर बैठकर बोली, जेन सू, मैं वादा करती हूँ जिंदगी के आखिरी दिन तक सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगी, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? जेन बोला, हाँ राजी हूँ। यूना, अगर अब तुम पछताई तो भी पीछे नहीं हट सकती। यूना बोली, मैं तुमसे शादी करने पर कभी रिग्रेट फील नहीं करूंगी। जेन सोचता है, यूना अगर तुम झूठ भी बोल रही हो तो मैं चाहूंगा कि ये झूठ तुम पूरी जिंदगी बोलो। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूर से शेन, फैमिली और फेंग ये सब देखते रहते हैं। मिस्टर शेन कहते हैं, तुमने क्या सोचा यूना, शादी करते ही तुम सू फैमिली में घुस जाओगी? मिसेज सू तुम्हें इतनी आसानी से नहीं अपनाएंगी। जेन के घर पहुंचकर यूना जेन के असिस्टेंट बो को अपनी शादी के बारे में बताती है। वो जेन को गले लगाकर बोली, अब हमारी शादी हो गई है, हम अब साथ रहेंगे। जेन सोचता है, इसे अचानक क्या हो गया, पहले तो मुझे छूने भी नहीं देती थी। रात में जेन यूना से पूछता है, सच सच बताओ, तुम आखिर चाहती क्या हो? यूना बोली, तुम्हें चाहती हूँ। इसके बाद वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन
लेकिन जेन बीच में ही रुक जाता है। यूना सोचती है कि शायद वो नपुंसक है, इसलिए वो बोली, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होता है मैं तुम्हें कभी छोटा महसूस नहीं होने दूंगी। जेन सोचता है अगर तुम मेरे पैरों के निशान देख लेती तो शायद ऐसा नहीं कहती। जेन को याद आता है कि कुछ साल पहले जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था तब यूना ने ही उसे बचाया था और एम्बुलेंस बुलाई थी। तभी से वो यूना को पसंद करने लगा था। उधर यूना नींद में अपने पिछले जन्म के कुछ सीन देखती है जहाँ फेंग उसे जान से मार रहा था। ये देखकर वो चीख पड़ती है, लेकिन जेन इससे बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। वो उसका गला दबाकर बोला, तुम अब भी फेंग के बारे में सोच रही हो? यूना बोली, मैंने एक बुरा सपना देखा कि फेंग मुझे मार रहा है और साथ में माँ, पाप और लिली भी थे। मुझे हमेशा सेकंड ऑप्शन क्यों माना जाता है? बता सकते हो? शेन फैमिली में कुछ भी होता है तो मुझे ही संभालना पड़ता है, जबकि लिली को इन सब बातों की परवाह किए बिना पेपर सीखने की इजाजत मिलती है। वहीं मुझे क्लाइंट के साथ बैठकर ड्रिंक करना पड़ता है। मैंने सपने में देखा कि पिछले जन्म में तुमने मेरे लिए बदला लिया था और फिर हम दोनों एक साथ मर गए थे। जेन बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे धोखा दे रही हो या नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहकर वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं। यूना सोचती है इस जन्म में मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर प्यार करूंगी। अगले दिन जेन अपने असिस्टेंट बॉस से बोला कि वो शेन ग्रुप के साथ सारी डील्स कैंसिल कर दे। मिसेज शेन जब यूना को फोन करती हैं, तो यूना फोन काट कर उन्हें ब्लॉक कर देती है। मिसेज शेन ये समझकर गुस्से से लाल हो जाती हैं और बोली, यूना ने जरूर जेन के कान भरे हैं, तभी उसने ऐसा किया है। मिस्टर शेन कहते हैं ये लड़की ऐसा करेगी। अगर ये पहले पता होता तो उसे गाँव भेजने के बजाय पानी में डुबोकर मार देता। मिसेज शेन बोली है, सामने मिसेज सू का जन्मदिन है, उन्हें मिस्टर मिन का केक गाना सुनना बहुत पसंद है। लिली तो उनके स्टूडेंट है, अगर लिली केक बजाएगी तो वो जरूर खुश होंगी और हमारी कंपनी भी बच जाएगी। इधर यूना नींद से उठकर जेन को ढूंढते हुए स्टडी रूम में चली जाती है। वहाँ कागज समेटते हुए उसे जेन का बनाया हुआ एक स्केच मिलता है जिसमें वो हाई स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। वो आकर जेन से बोला, मैडम का बर्ताव अचानक से बदल गया है, आपको नहीं लगता कि उन पर नजर रखने की जरूरत है? जेन बोला, वो अब इस घर की मालकिन है, वो जो चाहे कर सकती है, उसे मत रोकना। यूना आकर पूछती है, जेन तुम्हारे पास मेरे हाई स्कूल यूनिफॉर्म वाला स्केच कहाँ से आया? क्या हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं? जेन जवाब देता, उससे पहले ही वहाँ जेन की माँ आ जाती है। यूना को याद आता है कि पिछले जन्म में जेन की माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और बहुत ताने सुनाती थी। वो सोचकर टेंशन में आ जाती है कि इस बार भी वैसा ही होगा। जेन उसे बोला, टेंशन मत लो। जेन की माँ बोली, तुम क्या मुझे सच में अपनी माँ मानते हो? अगर मानते तो क्या मुझसे बिना पूछे शादी कर सकते थे? जेन बोला, अब तो पता चल गया ना। जेन की माँ बोली, तुम खूबसूरती के पीछे पागल हो गए हो, रिलेशन में रहते तो भी मान लेती, लेकिन तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी? उसका फैमिली बैकग्राउंड हमारी फैमिली के लायक नहीं है। यूना बोली, मेरी फैमिली इतनी भी बुरी नहीं है, मैं मानती हूँ कि पहले मैं अलग थी, लेकिन अब मैं सच में जेन से प्यार करती हूँ। मिसेज सू बोली, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, आओ मुझे छोड़कर आओ। लेकिन जेन मना कर देता है, पर यूना उनकी परवाह न करते हुए मिसेज सू को छोड़कर आती है। मिसेज सू उसे एक फिजिशियन का कार्ड देकर उससे मिलने के लिए बोली, ताकि वो सीख सके कि जेन का अच्छे से ख्याल कैसे रखा जाए। रूम में लौटते ही जेन बोला, तुम कभी भी मेरी नजरों से दूर नहीं जाओगी। जेन जब सोने जाता है तो आँख खोलकर देखता है कि यूना पास में नहीं है। वो आकर बताता है कि मैडम चली गई हैं। असल में यूना डॉक्टर सेन से मिलने गई थी, ये जानने के लिए कि जेन के पैरों की देखभाल कैसे की जाए। डॉक्टर बताता है कि 6 साल पहले हुए हादसे में ट्रीटमेंट में देरी की वजह से उसके पैरों की प्रॉब्लम बढ़ गई है। खासकर बारिश के दिनों में उसका दर्द बहुत बढ़ जाता है, लेकिन मिस्टर सू तो दवाई लेना ही नहीं चाहते। ऐसे में मसाज ही दर्द कम करने का एकमात्र तरीका है। यूना तब डॉक्टर से मसाज करना सीख लेती है। रास्ते में निकलते ही जेन अपने लोगों से यूना को बेहोश करवाकर एक कमरे में बंद कर देता है। यूना को याद आता है कि जेन ने पहले भी उसे इसी कमरे में बंद रखा था। वो चिल्लाने लगी, मुझे बाहर निकालो जेन, मैं जानती हूँ तुम मुझे देख रहे हो। काफी देर बाद जब जेन खाना लेकर आता है तो यूना खाने से मना कर देती है। जेन पूछता है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? यूना बोली, मैं तो डॉक्टर सेन के पास गई थी तुम्हारी हालत समझने के लिए। जेन बोला, मुझसे झूठ मत बोलना, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी इसी कमरे में रहना होगा। यूना आकर उसके पैरों की मसाज करने लगी और बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मसाज करने से तुम्हारा दर्द कम होगा, मैं अब से रोज तुम्हारे पैरों की मसाज कर दूंगी, ठीक है? यूना के बाल बांधने के लिए जेन उसके हाथ से रिबन खोल देता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ये असल में यूना का ही रिबन था जो एक्सीडेंट के समय जेन के पास रह गया था। जेन बोला, 2 दिन बाद सू फैमिली का एक फंक्शन है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। फंक्शन में सब लोग यूना को लेकर कानाफूसी करने लगते हैं कि वो गाँव में पली बड़ी है। एक आदमी आकर जेन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है तो जेन उस तरफ चला जाता है। ठीक उसी पल यूना के माँ बाप आकर उससे पूछते हैं कि वो उनका फोन क्यों नहीं उठा रही। यूना की माँ बोली, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि तुम जैसी औलाद को जन्म दिया? यूना का बाप बोला, तुमने क्या सोचा? शेन
फैमिली के बिना तुम जेन से शादी कर पाती? सीधे सीधे जेन को बोलो कि वो हमारे साथ किया कोई भी प्रोजेक्ट कैंसिल न करे, वरना मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। यूना बोली, जहाँ तक मुझे याद है जेन से शादी के दिन ही आपने मुझे बेदखल कर दिया था। तभी लिली बोली, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम माँ बाप के साथ ऐसा करो। तुम शेन फैमिली को सड़क पर नहीं ला सकती। यूना बोली, मैं तो इतने सालों से शेन फैमिली को बचाने के लिए ही काम कर रही थी, इस बार तुम कर लो। लिली बोली, मैं वो जरूर करूंगी। मिसेज शेन बोली, एक बार मेरी लिली मिसेज सू का दिल जीत ले, फिर हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी। तभी वहाँ फेंग आकर बोला, यूना, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे गुस्सा होकर जेन से शादी की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। उसे छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और वैसे भी वो तो अपाहिज है, वो तुम्हें किसी भी तरह का सुख नहीं दे पाएगा। यूना तभी उसके गले पर छुरी रखकर बोली, अभी तुम यही कहोगे? फेंग डरकर वहाँ से चला जाता है। यूना सोचती है, पिछले जन्म में मैंने अपना सब कुछ देकर तुमसे प्यार किया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। इस जन्म में मैं तुम्हें किसी भी हाल में ऐसा करने नहीं दूंगी। जेन यूना को अपनी दादी से मिलवाता है। लिली आकर बोली, मिसेज सू, मैंने सुना है आपको किंग म्यूजिक बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए खास तौर पर एक धुन तैयार की है, मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। दादी बोली, हाँ, तुम तो मैडम मिन की स्टूडेंट हो, मैं जरूर सुनना चाहूंगी। जैसे ही लिली बजाना शुरू करती है, यूना पहचान जाती है कि ये तो उसी की बनाई हुई धुन है। वो बोली, लिली, तुम शायद जानती हो कि किसी और की बनाई धुन को कॉपी करना कितना बड़ा जुर्म है। लिली बोली, झूठ मत बोलो, ये धुन मेरी खुद की बनाई हुई है। अगर नहीं तो बताओ इसे किसने बनाया है? यूना बोली, इसे मैंने बनाया है। मिसेज शेन बोली, तुमने तो कभी केक म्यूजिक सीखा ही नहीं, तो तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारा बनाया हुआ है? यूना बोली, इसका नाम फीनिक्स रेस्ट है, तुमने तो सिर्फ इसका पहला पार्ट बजाया है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये कहकर वो खुद उसका सेकंड पार्ट बजाना शुरू कर देती है। सबको वो बहुत पसंद आता है और लोग कहने लगते हैं कि लिली ने इसे जरूर चुराया है। मुझे अब याद आया, मैंने इसे मैडम मिन के स्टूडियो में सुना था, तुमने जरूर उनसे चुराया है। यूना बोली, हाँ, ये उन्हीं का है, लेकिन उन्हें ये मैंने ही लिख कर दिया था। ये सुनकर सब यूना को ही दोष देने लगते हैं। कहते हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट को तुम्हारी लिखी धुन की क्या जरूरत पड़ेगी, तुम मनगढ़ंत बातें कर रही हो। तभी वहाँ मैडम मिन आ जाती हैं और कहते हैं, यूना बिल्कुल भी मनगढ़ंत बातें नहीं कर रही है, ये फीनिक्स धुन उसी ने लिखी है। लिली, तुमने मुझसे इसका सिर्फ पहला पार्ट सीखा और अब इसे अपने नाम से चलाने की कोशिश कर रही हो, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। फिर वो मिसेज सू से कहते हैं, यूना को पता था कि आपको केक म्यूजिक पसंद है, इसीलिए उसने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिसेज सू बोली, यूना तो बहुत अच्छा बजाती है, क्या वो भी तुम्हारी स्टूडेंट है? मैडम मिन कहती हैं, नहीं, यूना मेरी स्टूडेंट क्यों बनेगी, म्यूजिक के मामले में तो वो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। 10 साल पहले वायरल हुआ फीनिक्स बैलेड म्यूजिक भी यूना ने ही लिखा था। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये म्यूजिक तो उस समय नेशनल अवार्ड भी जीतने वाला था, क्या वो सच में यूना ने लिखा था? लिली बोली, ये हो ही नहीं सकता, 10 साल पहले उसकी उम्र क्या थी कि वो म्यूजिक लिखेगी? मैडम मिन कहती हैं, यही तो तुम में और उसमें फर्क है। मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट यूना के कहने पर बनाया था और तुमने मुझे इस तरह निराश किया। आज से तुम्हारे और मेरे बीच गुरु शिष्य का रिश्ता खत्म। लिली गुस्से में पागल हो जाती है और यूना को कांच की चली है बोतल से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय जेन सामने आ जाता है और गिलास उसके हाथ पर टूट जाता है। बॉडीगार्ड्स आकर लिली को पकड़ लेते हैं। यूना आगे बढ़कर लिली के हाथ पर जोर से वार करती है और बोली, अगर अगली बार ऐसा कुछ करने की सोची भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जेन ऐलान करता है, आज के बाद जो भी शेन फैमिली के साथ किसी भी तरह की डील करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। मिस्टर शेन चिल्लाते हैं, जेन, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम क्या मुझे सड़क पर लाना चाहते हो? यूना, तुम कुछ बोलो, हम तुम्हारी फैमिली हैं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन यूना उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। रात में यूना जेन का जख्म देखना चाहती है और उस पर दवा लगाती है। जेन और यूना फिर से करीब आना चाहते हैं, लेकिन जेन को अपने पैरों के जख्मों की बात याद आ जाती है। नर्सों ने कहा था कि मिस्टर सू कभी ठीक नहीं होंगे और उनके पैरों के जख्म देखकर रात में बुरे सपने आते हैं। इससे जेन खुद को लेकर इनसिक्योर महसूस करता है, लेकिन यूना सोचती है कि जेन शायद नपुंसक है। जेन पूछता है, तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? यूना बोली, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जेन बोला, अगर तुम कभी मुझे छोड़कर गई तो मैं तुम्हें उसी कमरे में बंद कर दूंगा ताकि तुम हमेशा सिर्फ मुझे ही देख सको। तभी यूना के फोन पर एक कॉल आती है। युआन उसे बताता है, तुमने मुझे जिसे खोजने के लिए कहा था मुझे उसके बारे में पता चल गया है, कल मुझसे मिलो। यूना जेन को बताती है कि कल वो मैडम मिन से मिलने जाएगी। अगले दिन कैफे में मैडम मिन कहती हैं, तुमने मुझे डॉक्टर को खोजने के लिए कहा था, उन्हें इससे पहले एक दूसरे पेशेंट का पैर ठीक करते हुए देखा गया था, लेकिन अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता, पर मैं उन्हें खोजने में तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन डॉक्टर की 2 शर्तें हैं, वो ऐसे मरीजों का इलाज नहीं करते जिन्हें इलाज पर भरोसा नहीं होता, और
जो हर चीज से ऊपर पैसे को रखते हैं। जेन में ये दोनों बातें हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर के मिलने पर भी वो जेन का ट्रीटमेंट करेंगे। यूना बोली, मैं किसी भी तरह डॉक्टर को जेन का ट्रीटमेंट करने के लिए मना लूंगी। मैडम मिन कहती हैं, तुम बिल्कुल अपनी गोद लेने वाली माँ की तरह हो, बहुत मेहनती। यूना सोचती है कि अपनी उस माँ के इलाज के लिए ही उसने फीनिक्स पैलेट धुन बेची थी और तभी उसकी मुलाकात मैडम मिन से हुई थी। मैडम मिन के जाते ही वहाँ फेंग आ जाता है और बोला, यूनानी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं खुद को सुधार लूंगा, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। यूना अपने बैग से कुछ निकालकर पानी में मिलाती है और बोली, तो फिर ये पी लो, इसमें जहर है, इसे पीने से तुम एक बार में नहीं मरोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे और तुम मर जाओगे। अगर तुम ये पी लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। फेंग बोला, तुम पागल हो गई हो क्या, मैं जहर क्यों पीने लगा। तभी वहाँ जेन आ जाता है, वो उस गिलास को उठाकर पी लेता है और बोला, तुम्हारा दिया हुआ सारा जहर मैंने पी लिया, लेकिन भूलकर भी तुम उसे माफ मत करना। इसके बाद वो यूना को बेहोश करके घर ले जाता है। फेंग कहता रहता है, जेन, तुम बस उस पर जबरदस्ती कर रहे हो, तुम चाहो तो उसका शरीर पा सकते हो, लेकिन उसके दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगे, इसीलिए तो वो तुम्हें छोड़ने के बहाने ढूंढती है। जेन बोला, वो तुम मुझ पर ही छोड़ दो। इस बार जेन यूना को हथकड़ी पहना देता है। यूना कहती रहती है, मुझ पर विश्वास करो, मैं असल में मैडम मिन से मिलने गई थी, फेंग वहीं आ गया था और तब मैंने उसे वो बातें कही थी। जेन बोला, मैंने तो वो जहर पी लिया है। यूना बोली, उसमें कभी जहर था ही नहीं, मैंने तब फेंग को इसलिए ऐसा कहा क्योंकि मैं जानती थी कि वो उसे कभी नहीं पिएगा। जेन बोला, तुम उसे इतना प्यार करती हो कि उसे इतना अच्छे से समझती भी हो। यूना बोली, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। जेन बोला, ये झूठ भी हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ कैद करके रखूंगा। यूना बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई अपराधी नहीं कि मुझे कैद करके रखोगे। जेन गार्ड्स को कहकर चला जाता है कि कोई भी यूना को यहाँ से बाहर न निकाले। जेन अपने कमरे में बैठकर फेंग की कई बातें याद करके ड्रिंक करने लगता है। बाहर बारिश शुरू हो जाती है और जेन का दर्द बढ़ी आ जाता है। अपने कमरे में भी हर एक अंजी सुनकर दर्द बढ़ी होगा जाता है। यूना को याद आता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि बारिश के दिनों में जेन के पैरों का दर्द उसे बहुत परेशान करता है और दर्द कम करने के लिए वो खुद को चोट पहुंचाता है। यूना ये सब सोचकर जेन के पास भागकर जाना चाहती है, लेकिन गार्ड्स उसकी हथकड़ी नहीं खोलते। यूना खुद को जख्मी करके हथकड़ी खोल लेती है और वहाँ से बाहर निकल आती है। जेन तब तक अपना दर्द बर्दाश्त न कर पाने की वजह से छुरी हाथ में लेकर खुद को मारने ही वाला होता है, लेकिन सही समय पर यूना आकर छुरी पकड़ लेती है। इससे उसका हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है। डॉक्टर आकर पट्टी कर देता है। जेन बोला, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो हमेशा चाहती थी कि मैं मर जाऊं, इससे तो तुम्हें आजादी मिल जाती। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब शेन फैमिली ने बिजनेस के लिए जेन के साथ यूना का सौदा किया था तो यूना ने कहा था, तुम्हें मेरा शरीर मिल सकता है लेकिन मेरा दिल कभी नहीं। जेन ने पूछा था, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। यूना ने कहा था, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। प्रेजेंट में यूना बोली, मैं इस बात से नफरत करती हूँ कि तुम मुझे कैद करके रखते हो, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम खुद को चोट पहुँचाओ। क्या तुम्हारे पैरों में अभी भी दर्द हो रहा है। जब यूना देखना चाहती है तो जेन उसे रोकता है। यूना बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जख्म देखकर मैं तुम्हें छोटा समझूंगी। हम पति पत्नी हैं, मैं तुम्हें कभी छोटा महसूस नहीं होने दे सकती। ये कहकर वो जेन के जख्म पर किस करती है। जेन बोला, मैं नहीं जानता तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह यूना देखती है कि जेन अपने हाथों से खाना बना रहा है। वो बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से जेन किसी पर भरोसा नहीं करता और सब कुछ अपने हाथों से ही बनाता है। यूना पूछती है कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। वो बताता है कि जेन के अंकल फिंगसो ने पावर के लालच में जेन की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद जेन की दादी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी कि जेन के पिता की मौत के बाद वही उनका इकलौता सहारा है, इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहती, इसलिए जेन उसे माफ कर दे। जेन ने अपने चाचा पर कोई लीगल एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन उनसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। इतना ही नहीं, फिंग ने जेन को जहर भी दिया था ताकि उसके पैर कभी ठीक न हो। यूना आकर बोली, जेन तुम टेंशन मत लो, कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। चलो मैं तुम्हारी चला में मदद करती हूँ। जेन उसके बाल बांधने के लिए उसे रिबन पहना देता है। मैडम मिन यूना को फोन करके बताती है कि डॉक्टर का पता चल गया है। यूना इसलिए वहाँ जाती है। इस बार जेन किसी को भी यूना को फॉलो करने के लिए नहीं भेजता। डॉक्टर कहते हैं कि वो किसी भी हाल में जेन का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। यूना बोली, आप मुझे जो बोलेंगे मैं वही करूँगी, आप बस जेन का ट्रीटमेंट कर दीजिए। डॉक्टर कहते हैं ठीक है। वो जो पहाड़ देख रही हो उसकी चोटी पर एक विशिंग ट्री है, तुम्हें हर 3 सीढ़ी पर बैठकर माथा टेकना होगा। इस तरह पहाड़ पर चढ़कर उस पेड़ से एक पत्ता लेकर मेरे पास आना होगा, तभी मैं इस बारे में सोचूंगा। डॉक्टर के लोग कहते हैं इस पहाड़ पर तो 1001 सीढ़ियाँ हैं और अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें बहुत चोट लगेगी। लेकिन यूना बोली, मैं किसी भी हाल में जेन के पैर ठीक करके ही रहूंगी। यूना पहाड़ पर चढ़ना शुरू
कर देती है। शाम गुजर जाती है उसे चढ़ते चढ़ते और उसे बहुत चोट भी लगी। उसके सिर से जब रिबन खुलकर गिरता है तो वो उसे पहचान लेती है। वो तो उसी का था जो उसने कई साल पहले खो दिया था। इधर जेन टेंशन में आ जाता है और यूना को ढूंढने आता है। यूना पहाड़ पर चढ़कर उस पेड़ से पत्ता तोड़ लेती है। जेन वहाँ पहुँचकर पूछता है, तुम खुद को इस तरह तकलीफ क्यों दे रही हो? यूना बोली, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारे पैर पहले की तरह ठीक हो जाएं। ये कहकर वो थके हुए शरीर के साथ बेहोश हो जाती है। जेन डॉक्टर से बोला, आप प्लीज मेरे पैर ठीक कर दीजिए। डॉक्टर कहते हैं, अब तुम ये बात कह रहे हो जबकि इससे पहले जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी तब तुमने मना कर दिया था। जेन बोला, तब मैं डर गया था कि अगर इससे काम नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन अब मेरे पास यूना है, मैं एक बार फिर कोशिश करके देखना चाहता हूँ। यूना को होश आते ही वो बोली, जेन मैंने तुम्हें सपने में देखा, तुम एक गाड़ी में फंसे हुए थे, तुम्हारा चेहरा खून से भरा था। मैंने बहुत कोशिश की पर तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाई। जेन हंसकर बोला, वो कोई सपना नहीं था। यूना बोली, तो वो तुम ही थे जिसे मैंने बचाया था। जेन बोला, तभी से वो रिबन मेरे पास है। जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं इसकी तरफ देखकर हिम्मत पाता हूँ। यूना बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जेन बोला, मैं चाहता था कि तुम्हें खुद से याद आए। मैं तुमसे 6 साल से प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा था तभी समझ गया था कि मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं जी सकता। डॉक्टर बताते हैं कि पैरों की ट्रीटमेंट में बहुत देर हो चुकी है, अब इलाज करने पर बहुत दर्द हो सकता है। उसे सहने की मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और उन्हें ब्लड इवान हर्ब चाहिए होगा जो कि आसानी से नहीं मिलता। यूना बोली, वो मेरे पास है। अपनी गोद लेने वाली माँ के लिए मैंने उसे ढूंढ निकाला था, हालांकि उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अब वो शेन फैमिली में है। इसके बाद वो शेन फैमिली के घर जाते हैं। मिसेस शेन बोली, यूना न्याय, तुम वापस आ गई। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, अब हम सब ठीक कर देंगे। यूना बोली, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। यूना की माँ बोली, तुमने क्या सोचा? जिन तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारी खूबसूरती और जवानी की वजह से तुम्हारे साथ है। उसका बाप उस पर हाथ उठाने जाता है तो बॉडीगार्ड्स उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। वो बोला, लिली हमारे लिए बहुत लकी है और तुम मनहूस हो। जब से हमारी जिंदगी में आई हो हमारी किस्मत में सिर्फ बुरा ही हुआ है। यूना बोली, तुम लोगों से यही तो कहा था ज्योतिषी ने, है ना? इसीलिए तुमने मुझे बदल दिया था। हालांकि यूना के माँ बाप ये स्वीकार नहीं करते, फिर भी यूना उस हर्ब को ढूंढने लगी। वो हर्ब लिली के पास था। वो बोली, अगर ये लेना है तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। जेन से कहकर शेन फैमिली का बिजनेस पहले जैसा करवाना होगा और मेरे हाथ की ये हालत करने के लिए 10 मिलियन का हर्जाना देना होगा। जेन वहाँ आकर बोला, यूना ऐसा कभी नहीं करेगी। लिली जब जेन को अपाहिज बोली तो यूना उसे थप्पड़ मारकर उससे वो हर्ब छीन लेती है। गार्ड्स उन लोगों को पीटने लगते हैं। डॉक्टर उस हर्ब से एक्यूपंक्चर करते हैं। यूना बोली, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मुझे गोद में उठाकर शहर में घुमाना। जेन जब नहाने जाता है तो यूना उसकी मदद करती है और वहीं वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इस बार जेन उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता। अगले दिन सुबह यूना डॉक्टर से दवाई लेने के लिए खुद गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। कुछ दूर जाते ही उसे एहसास होता है कि गाड़ी के ब्रेक काम नहीं करता है। जेन के मन में कुछ बुरा होने का ख्याल आने लगता है। वो आकर बताता है कि मैडम खतरे में है। फेंग आकर शेन फैमिली से बोला, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा और सोचता है एक बार यूना घर वापस आ जाए तो किसी भी तरह उसे समझा बुझाकर शादी कर लूंगा। एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई फिर उसे उठाकर फेंक दूंगा। लिली के पास कॉल आता है कि यूना कार एक्सीडेंट में मर गई है। फेंग बताता है कि जेन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी यूना के नाम की थी और अब उसके मरने के बाद वो सब कुछ वापस जेन के नाम हो जाएगा। मिसेस शेन बोली, हम उसके माँ बाप हैं, प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए। चलो हम अभी उनके घर चलते हैं। वो लोग घर जाकर झूठा रोना धोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हम यूना को आखिरी बार देखना चाहते हैं। जब जेन उन्हें देखने से मना करके बाहर निकालने लगता है तो मिस्टर शेन कहते हैं, तुमने क्या सोचा? ऐसा करके यूना की सारी प्रॉपर्टी हड़प लोगे? यूना के माँ बाप होने के नाते वो सारी प्रॉपर्टी यानी आधी सु कंपनी अब भी हमारी है। जेन की दादी और चाची ये सुनकर हैरान हो जाती हैं कि जेन ने उनकी जानकारी के बिना यूना के नाम प्रॉपर्टी कर दी है। तभी वहाँ यूना आ जाती है और बोली, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ भी तुम लोगों को नहीं मिलेगा। लिली बोली, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गई थी। यूना बोली, तुमने क्या सोचा था? मेरा कार एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारी प्लानिंग कामयाब नहीं हुई क्योंकि जेन के एक्सीडेंट के बाद से सभी गाड़ियों में इमरजेंसी बटन रखा गया है और अगर मैं मर भी जाती तो भी मेरी कोई प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिलती, सब जेन के पास ट्रांसफर हो जाती। ये सुनकर यूना के माँ बाप गुस्से में आ जाते हैं। सबके बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि यूना का एक्सीडेंट इसका मतलब जानबूझकर करवाया गया था। तब उस ड्राइवर को लाया जाता है और वो बताता है कि काम के लिए लिली ने उसे पैसे दिए थे। मिस्टर शेन तब लिली के खिलाफ हो जाते हैं। लिली बोली, आप तो हमेशा चाहते थे कि यूना मर जाए और अब आप ये सब बोल रहे हैं। मिस्टर शेन कहते हैं, तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करो, मैंने तो ज्योतिषी की बात सुनकर हीरे को छोड़कर पत्थर उठा लिया था। यूना बोली, उस ज्योतिषी को भी फेंग ने ही हायर किया था। ज्योतिषी को लाया जाता है और वो बोला, मुझे ईडन फेंग का बाप ने ये काम करवाया
था ताकि उसकी बेटी शेन फैमिली में बड़ी होकर बहुत सारे पैसों की मालकिन बन सके। इतने सालों से वो अपनी बेटी को पैसे भी दे रहा था। यूना के माँ बाप ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। मिस्टर शेन कहते हैं, इसीलिए तुम पैसों के लिए इतनी पागल रहती थी। लिली बोली, मैं क्या करती, अगर पैसे न देती तो वो मेरा ये राज सबको बता देता। यूना बोली, इसीलिए तुमने उसके नशे की हालत का फायदा उठाकर उसे पानी में डुबोकर मार दिया। लिली कहती रहती है, मुझ पर यकीन करो, मैंने ऐसा नहीं किया। तब उस आदमी को हाजिर किया जाता है जिसे लिली ने अपने असली बाप को मारने के लिए पैसे दिए थे। अपनी दीस्द को नजदीक देखकर लिली फिर से यूना पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहती है। जेन के लोग उसका हाथ तोड़कर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। लिली सबसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इस बार कोई भी उसे बचाने नहीं आता। मिस्टर शेन कहते हैं, मुझसे गलती हुई, इसीलिए मैं तुम्हें शेन ग्रुप देना चाहता हूँ। यूना बोली, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने टैक्स डिपार्टमेंट को खबर कर दी है। आप लोग बेहतर होगा कि उसकी तैयारी करें। जेन की दादी बोली, मैं मानती हूँ कि तुम यूना को बहुत पसंद करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सू कंपनी की सारी प्रॉपर्टी उसे दे दो। यहाँ बाकियों का भी हक है। जेन बोला, 10 साल पहले जब चाचा की वजह से कंपनी डूबने की कगार पर थी, तब मैंने अपने पैसे और मेहनत से कंपनी को दोबारा खड़ा किया है, इसलिए अब इस पर किसी के दावा करने से कुछ नहीं होगा। और उन्होंने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की है, आपके कहने पर मैंने उन्हें जेल नहीं भेजा। फिंगसू सोचता है, पहले तो सिर्फ तेरे पैर गए थे, इस बार तेरी पूरी जिंदगी ले लूंगा। रात में जेन पूछता है, तुम्हें कब पता चला कि मैंने तुम्हारे नाम सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है? यूना बोली, मेरी शादी के दिन। जेन बोला, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की क्योंकि मैं तुम पर फिदा था, मैंने इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी सच में बिताना चाहता हूँ। अगले दिन टैक्स डिपार्टमेंट आकर शेन फैमिली को घर से बाहर निकाल देता है। गुस्से में आएगी मिस्टर शेन को फेंग आइडिया देता है कि अगर वो एक बार जेन को रास्ते से हटा दे तो उनकी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। इधर डॉक्टर बताते हैं कि जेन की हालत में बहुत सुधार हुआ है, उम्मीद है कि वो बहुत जल्द चलना फिरना शुरू कर देगा। जेन और यूना बाहर खाने जाते हैं तो जेन पूछता है, यूना नादा, तुम्हें कैसा प्रपोजल पसंद है? यूना बोली, जरूर कुछ यूनिक होना चाहिए। इसीलिए जेन छिपकर यूना के लिए सरप्राइज प्लान करने लगता है। डेकोरेशन देखने जाने के रास्ते में कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन यूना को जेन का कोई पता नहीं चलता। उसके बाप का फोन आता है, जेन को बचाना चाहती हो तो वेयर हाउस में अकेली चली आओ। यूना बो को कुछ कहकर जेन को बचाने चली जाती है। इधर जेन बोला, ईडन, तुम ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो? ईडन बोला, अगर यूना नहीं आई तो मैं तुम्हारा हाथ काट कर उसे भेज दूंगा। यूना वहाँ आ जाती है और बोली, उसे कुछ मत करो, तुम जो चाहोगे मैं दूंगी। ईडन बोला, प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दो। जेन बोला, ऐसा मत करना यूना, वरना तुम अपना सब कुछ खो दोगी। यूना बोली, मेरे पास तुम रहोगे वही काफी है। जेन बोला, ईडन, तुम कितने बेवकूफ हो, है ना? ये कहकर वो ईडन को लात मारकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर यूना भी हैरान रह जाती है। ईडन अपने लोगों को बुलाता है तो वहाँ जेन के लोग भी हाजिर हो जाते हैं। जेन बोला, क्या सोचा था तुमने मुझे किडनैप किया है? मैं तो सिर्फ तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए नाटक कर रहा था। उनके बीच फाइट होती है, ईडन और उसके लोग हार जाते हैं। यूना बोली, तुमने ऐसा क्यों किया जेन? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जेन बोला, कुछ भी हो जाता, मैं घिसट कर भी तुम्हारे पास ही वापस आता। वो वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि देखते हैं दरवाजा बंद करके किसी ने आग लगा दी है। इसके पीछे फिंगसू था। बॉडीगार्ड से एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। जाते समय जेन के सिर और पीठ पर भारी चीजों की चोट लगी और वो जख्मी हो जाता है। यूना को याद आता है कि पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था और उसके बाद ही जेन मर गया था। यूना तब उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि समय पर उसे बचाने की वजह से उसकी जान बच गई है, लेकिन उसे होश कब आएगा ये कहना मुश्किल है। यूना बोली, मुझे विश्वास है उसे बहुत जल्दी होश आएगा। इसके बाद से यूना हर दिन जेन का ख्याल रखती है। फिंग और फिंग मिलकर साजिश करते हैं। फिंग आइडिया देता है कि जेन की इस हालत का फायदा उठाकर कंपनी को अपने कब्जे में करना होगा, तब उन्हें 50% शेयर मिलेंगे। लेकिन मन ही मन वो पूरी कंपनी को अपना बनाने की साजिश कर रहा होता है। हॉस्पिटल में मिसेज शेन आती है। यूना बाहर आकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मिसेज शेन बोली, यूना वाई, अपने बाप को बचा लो वरना उसे जेल हो जाएगी। यूना बोली, क्या उसने तब मुझे या जेन को जीने दिया था? उसकी वजह से आज जेन की ये हालत है। तुम लोगों से तो मेरी गोद लेने वाली माँ अच्छी थी। जब मेरे सौतेले पिता मुझे मारने आते थे तो वो छुरी लेकर मुझे प्रोटेक्ट करती थी। मैंने तुमसे बहुत उम्मीद की थी। लिली तुम्हारे साथ बड़ी हुई, तुम मुझसे प्यार करोगी, ये नॉर्मल है, लेकिन उसके लिए तुम मेरे साथ बुरा बर्ताव करोगी, मुझे मौत के मुंह में छोड़ दोगी। मिसेज शेन बोली, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, ये सोचकर ही अपने बाप को जेल से छुड़ाने का इंतजाम करो। यूना बोली, वो मुमकिन नहीं है, ईडन शेन ने बहुत अन्याय किया है, तुम भी बराबर की दोषी हो। मिसेज शेन वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया। यूना बोली, अन्याय होता देखकर भी चुप रहना ही तो क्राइम है, इसलिए तुम्हें भी सजा मिलेगी। ये सुनकर मिसेज शेन यूना का गला दबा देती हैं और बोली, मेरी गलती थी कि तुम जैसी बेटी को जन्म दिया, वो
गलती मैं अभी सुधार दूंगी। तभी यूना पास रखी ट्रे से छुरी लेकर खुद को प्रोटेक्ट करती है। गार्ड आकर मिसेस शेन को पकड़ लेते हैं। यूना बोली, चाहे जो हो, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हें जेल तो नहीं भेज सकती, इसलिए मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दूंगी। वहाँ तुम सन्यासी का जीवन बिताओगी, वहाँ से भूलकर भी बाहर नहीं निकल पाओगी। तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक वहीं रहना होगा। यूना जेन के पास आकर बोली, पिछले जन्म में तुमने मेरे लिए बदला लिया था, इस बार देखो मैंने तुम्हारे और अपने लिए बदला ले लिया। वो आकर बोला, मैडम आपने इन कुछ दिनों में कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बॉस उठकर आपको बीमार देखेंगे तो उन्हें दुख होगा। फिर वो बताता है, असल में जेन इन कुछ दिनों से आपको प्रपोज करने के लिए वेन्यू तैयार कर रहा था, लेकिन वो दे पाता उससे पहले ही वो उसे एक एल्बम देता है जिसमें जेन ने यूना की सारी तस्वीरें रखी थी। यूना ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ फेंग आ जाता है। यूना पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फेंग बोला, जब से मैंने सुना है कि जेन का एक्सीडेंट हुआ है तब से मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें देखने आया हूँ। यूना, तुम मुझे एक और मौका दो। लिली ने मुझे फंसाया था इसलिए मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन इस बार मैं खुद को सुधार लूंगा। और उस दिन भी मैं वो जहर वाला पानी नहीं पी पाया था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ तुम मुझे जो कहोगी मैं वही करूँगा। यूना बोली, ठीक है तो तुम यहाँ से कूद कर दिखाओ, यहाँ से गिरने पर तुम मरोगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी 1-2 हड्डियाँ टूट सकती हैं। फेंग बोला, ओके ओके, लेकिन बाद में डरकर पीछे हट जाता है और बोला, यूना तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? यहाँ से गिरने पर मैं बचूंगा नहीं। यूना बोली, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है। फेंग बोला, जेन की इस हालत का फायदा उठाकर फेंग कंपनी को अपने कब्जे में लेना चाहेगा, लेकिन तुम तो अब सू कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ हाथ मिलाकर उसे रोकना चाहिए। मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, हमारी दोनों कंपनियां मिल जाएंगी तो बहुत पैसा होगा और वो सब हमारे भविष्य के बच्चों का ही तो होगा। यूना पास रखी चेयर उठाकर फेंग के पैरों पर बेरहमी से मारने लगी। वो जेन के पास जाकर बोली, तुमने कहा था कि तुम किसी को मुझे बुली नहीं करने दोगे, लेकिन देखो अब तुम सो रहे हो तो सब मुझे बुली करने लगे हैं, प्लीज तुम अभी उठ जाओ। अगले दिन हॉस्पिटल में जेन की माँ आकर बोली, तुमने जेन के एक्सीडेंट की खबर किसी को क्यों नहीं बताई? यूना बोली, मैंने सोचा था कि न्यूज बाहर गई तो कंपनी के लोग बगावत करना चाहेंगे। मिसेस सू बोली, वो तो ऑलरेडी हो रहा है। फिंग सू ने बोर्ड मीटिंग बुलाई है जेन को कंपनी से निकालने के लिए। यूना बोली, मैं जेन की मेहनत से बनाई कंपनी को किसी भी हाल में दूसरों के हाथ में नहीं जाने दूंगी। मिसेस सू बोली, जेन की दादी ने ऑलरेडी अपने शेयर्स फिंग सू के नाम कर दिए हैं, इसीलिए शायद तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यूना बोली, जेन को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। मिसेस सू बोली, इससे पहले मैं अपने बेटे को एक्सीडेंट से नहीं बचा पाई थी, लेकिन इस बार मैं अपना सब कुछ लगाकर भी उसे देखूंगी। तुम ऑफिस जाओ। ऑफिस में तब फिंग सबको बताता है कि जेन का एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में चला गया है। वहाँ से कब ठीक होगा हम नहीं जानते। सब कानाफूसी करने लगते हैं कि अब सू कंपनी का क्या होगा। फिंग बोला, अब किसी को कंपनी की जिम्मेदारी लेनी होगी। दादी भी उसका साथ देती है, लेकिन एक मेंबर बोला, 10 साल पहले तो इन पर कंपनी का पैसा गबन करने का आरोप लगा था, तो क्या इन्हें कंपनी की जिम्मेदारी देना ठीक होगा? दूसरा बोला, जब मिस्टर जेन अब कंपनी नहीं देख सकते तो हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। फिंग बोला, मुझसे तब गलती हुई थी, मुझे एक मौका दीजिए, इस बार मैं खुद को साबित करूंगा। तभी वहाँ यूना आ जाती है और बोली, कंपनी कौन देखेगा, ये फैसला आप नहीं ले सकते। फिंग बोला, तो क्या तुम लोग ही एक बाहरी इंसान होकर तुम हमारी कंपनी के मामले में दखल देने आई हो? दादी भी तब यूना के खिलाफ बोलती है। जब शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि जेन ने अपने सारे शेयर्स यूना के नाम कर दिए हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर जेन को इस लड़की ने बहला फुसलाकर अपने नाम सारी प्रॉपर्टी करवा ली है। यूना बोली, 10 साल पहले फिंग सू ने कंपनी का पैसा गबन किया था, उसके बाद भी क्या उन पे भरोसा करना ठीक होगा? और 6 साल पहले उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपने सगे भतीजे को मारना चाहा था। दादी, आपने तब भी उसकी गलती को नजरअंदाज किया था, क्या आपके लिए जेन की कोई अहमियत नहीं है? दादी बोली, तुम्हारा बाप ईडन ही जेन की आज की हालत के लिए जिम्मेदार है। तुम बाप बेटी ने मिलकर साजिश करके ऐसा किया है। तभी वहाँ पैरों पर चलकर पूरी तरह ठीक होकर जेन आ जाता है। यूना उसे गले लगाकर बोली, मैं जानती थी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जेन को चलते देखकर दादी हैरान रह जाती हैं। जेन बताता है, ये सब कुछ यूना की वजह से मुमकिन हुआ है। दादी बोलेंगे, तुम फिंग को गलत मत समझो, तुम बीमार थे इसीलिए तो उसने कंपनी की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली थी। जेन बोला, आज एक एक करके सारे सच सामने आएंगे। फिर वो एक आदमी को लेकर आता है। वो आदमी बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सारे काम फिंग के कहने पर किए हैं। उन्हीं के कहने पर मैंने वेयर हाउस में आग लगाई थी। फिंग खुद को बचाने की कोशिश करता है। दादी भी उसका पक्ष लेती है। वो आदमी तब बोला, मिसेस सू, आप फिंग की बातों पर विश्वास मत कीजिए। आपके बड़े बेटे की मौत के पीछे भी फिंग ही है। उसने ही उनके खाने में जहर दिया था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। दादी हैरान होकर बोली है, तुम अपने बड़े भाई को कैसे मार सकते हो? फिंग इस बार भी इनकार करता है, लेकिन वो आदमी बोला, इनकार करने से कोई फायदा नहीं होगा, मेरे पास सारे सबूत हैं। तभी
तभी वहाँ पुलिस फिंग को गिरफ्तार करने आ जाती है। खतरा देखकर फिंग बोला, मैं किसी भी हाल में जेल नहीं जाना चाहता, और वो टेबल पर रखा एक गिलास तोड़कर अपनी माँ के गले पर लगा देता है। दादी बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिंग बोला, आपकी वजह से ही ये सब हुआ है। आप और पापा ने हमेशा बड़े भाई को ज्यादा प्यार किया, उसे कंपनी का ज्यादा हिस्सा दिया। दादी बोली, मैंने तुम्हें भी कंपनी का बराबर हिस्सा दिया था। फिंग चिल्लाता है, मुझे पूरी कंपनी चाहिए थी और इसे पाने के रास्ते में जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। जीन यहाँ एक ट्रिक खेलकर अपनी दादी को बचा लेता है। बड़े बेटे की मौत छोटे बेटे के जहर देने की वजह से हुई। ये बात बर्दाश्त न कर पाने की वजह से दादी को स्ट्रोक आ जाता है और वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाती हैं। जख्म पर ड्रेसिंग करवाकर यूना बोली, अगर तुमने फिर कभी ऐसा किया, मेरे लिए खुद को खतरे में डाला, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जेन बोला, तुम मेरे पास हो तो मेरे लिए सब कुछ हो गया। यूना बोली, घर चलो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। घर लौटते ही बो और बाकी नौकर उसे वेलकम करते हैं और कहते हैं कि रूम में उसके लिए सरप्राइज है। जेन जब रूम में आता है तो देखता है कि पूरा रूम फूलों से सजा है और बीच में एक बड़ा सा बॉक्स है। वो समझ जाता है कि यूना जरूर इसके अंदर है। बॉक्स खोलते ही पुलिस की कॉस्ट्यूम पहनी यूना बाहर निकलती है और वहाँ वो दोनों एक बहुत ही खूबसूरत शाम बिताते हैं। इधर फेंग का बाप उस पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने मिस्टर सू को क्यों नाराज किया और उसी की वजह से उसकी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट हाथ से जा रहे हैं। वो बोला, मुझे तुम्हें कभी हान ग्रुप में आने ही नहीं देना चाहिए था। तब फेंग की माँ आइडिया देती है कि उसे मिस्टर सू से माफी मांगनी चाहिए। फेंग इसके लिए राजी नहीं होता तो उसका बाप बोला, तुम्हें तो माफी मांगने जाना ही होगा, चाहे तुम अपनी मर्जी से जाओ या बेमन से, लेकिन याद रखना अगर मिस्टर जेन ने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। वो लोग जेन के पास आते हैं। मिस्टर हान कहते हैं, पहले जो कुछ भी हुआ उसके पीछे फेंग था, इसमें हमारे ग्रुप का कोई हाथ नहीं है, इसलिए मैं उसे माफी मंगवाने के लिए लाया हूँ। फेंग घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगता है और बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स लौटा दीजिए। जेन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। तभी यूना उसे रोकती है और बोली, इसे मत मारो। उसके बाप और बेटे को बाहर निकाल दिया जाता है। यूना बोली, मैं नहीं चाहती कि फेंग एक बार में मर जाए, मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। रात में यूना फेंग को बाहर खड़ा देखती है और उसे याद आता है कि पिछले जन्म में फेंग ने उसके माँ बाप और लिली के साथ मिलकर उसे कितनी तकलीफ देकर मारा था। यूना जेन से बोली, तुम जानना नहीं चाहते कि मैं फेंग से इतनी नफरत क्यों करती हूँ? जेन बोला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तुम उसे खत्म करना चाहती हो तो उसके कई रास्ते मुझे पता है। यूना बोली, मैं उसे अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखना चाहती हूँ। सुबह जब यूना फेंग के सामने आती है तो फेंग बोला, हान ग्रुप को बचा लो प्लीज। यूना बोली, टेंशन की कोई बात नहीं, हान ग्रुप को कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने तुम्हें बेदखल कर दिया है। फेंग को यकीन नहीं होता। यूना बोली, तुम्हारे अलावा उनके और भी बेटे हैं, वो तुम्हारे लिए खुद को सड़क पर नहीं लाएंगे। यूना और जेन एक नीलामी ऑक्शन में आते हैं। वहाँ वो अपना सब कुछ खो चुके फेंग को सेलिना सू की चापलूसी करते हुए देखते हैं। सब लोग बातें कर रहे थे कि सेलिना ने तो एक बूढ़े आदमी से प्रॉपर्टी के लालच में शादी की है, उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी लेकर शायद वो अपने से भी कम उम्र के लड़के से शादी करेगी। इसी बीच सेलिना की नजर जेन पर पड़ती है। जब सेलिना जेन को ड्रिंक देने की कोशिश करती है तो यूना उसे बोली, मैसेज कोई, आपके बगल में जो खड़े हैं वो मेरे हस्बैंड हैं। सेलिना सोचती है, मैं जो चाहती हूँ उसे अपना बना ही लेती हूँ। एक लड़की यूना को सावधान करती है कि सेलिना की आदत खराब है, उसे दूसरों के प्रति छीनना पसंद है, इसलिए आप सावधान रहिएगा। यूना बोली, मुझे उस पर विश्वास है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर किया भी तो कोई फायदा नहीं, मैं उससे भी ज्यादा हैंडसम लड़के के साथ रिलेशन में चली जाऊंगी। जेन गुस्सा होकर बोला, भूलकर भी ऐसा मत सोचना, तुम्हारे सिवा मैं किसी और की तरफ देखता भी नहीं। यूना बोली, मैं जानती हूँ, पर अगर तुमने किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। सेलिना फेंग से बोली, तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा सुंदर है, मैं या यूना? फेंग उसका दिल रखने के लिए बोला, ऑफ कोर्स आप सबसे सुंदर हैं, यूना तो आपके नाखून के भी लायक नहीं। नीलामी शुरू होने पर सेलिना जेन और यूना को टक्कर देने की कोशिश करती है। वो जिस भी आइटम पर बोली लगा रहे थे वो भी उसी पर बोली लगाती। जेन को एक कफलिंग पसंद आता है और यूना उस पर बोली लगाना शुरू करती है। सेलिना ये देखकर पलटकर बोली लगाती है और बोली, मैं ये मिस्टर सू को गिफ्ट करूंगी। यूना पूछती है, पराये पति पर इतना इंटरेस्ट क्यों है आपका? सेलिना सोचती है, उसके पास तो ज्यादा पैसे नहीं है, कितनी ही बोली लगाएगी। लेकिन वो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि जेन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी यूना के नाम कर दी है। इससे उसे जलन होती है क्योंकि उसके पति ने भी उसे इतने पैसे नहीं दे रखे। वो गुस्से में फेंग को थप्पड़ मार देती है और बोली, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आखिर में यूना वो बोली जीत जाती है और जेन को वो कफलिंग गिफ्ट करती है। इसके बाद जब सब ड्रिंक करने लगते हैं तो सेलिना जेन को एक होटल रूम का कार्ड देकर बोली, मिस्टर सू, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, क्या आप एक बार वहाँ आएंगे? यूना वो कार्ड जेन को देकर पूछती है, आप क्या ये कार्ड लेंगे? जेन बोला, बहू, जब मिसेज सेलिना इतनी ही डेस्परेट हैं तो उन्हें वेलकम करो। वो बोला, मेरी तो उम्र बहुत हो गई है, मैं क्या अब ये सब कर पाऊंगा? सेलिना इस बेइज्जती
पर वापस जाकर फेंग को चाबुक से मारती है और बोली, यूना की हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की। फेंग बोला, यूना जब जेन की जिंदगी से चली जाएगी तभी तुम जेन को पा सकोगी। इसके बाद फेंग यूना को बेहोश करके एक कमरे में ले आता है। सेलिना वहाँ कुछ लोगों को बुलाना चाहती है ताकि यूना की रेपुटेशन खराब की जा सके, लेकिन वहाँ जेन को देखकर वो चौंक जाती है। यूना उठकर बैठ जाती है। वो असल में बेहोश नहीं हुई थी, उसने सेलिना और फेंग को पकड़ने के लिए नाटक किया था। जेन बोला, तुमने मेरी पत्नी को बदनाम करने के लिए लोग बुलाए और सोच रही हो बच जाओगी। ये होटल मेरा है, यहाँ कहाँ क्या हो रहा है सब मुझे पता है। सेलिना, तुम्हें डर नहीं है कि मैं कोई फैमिली से सबको छीन लूंगा, तब भी क्या वो तुम्हारा साथ देंगे? सेलिना बोली, विश्वास कीजिए मैंने नहीं, फेंग ने उन्हें बुलाया था। फेंग बोला, ये सब झूठ है, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? सेलिना थप्पड़ मारकर बोली, भूलकर भी मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करना। जेन अपने लोगों से बोला, इन लोगों की अच्छे से खातिरदारी करो। फेंग पैरों में गिरकर बोला, मुझे एक ही बार में मार डालिए मिस्टर सू। जेन बोला, इतनी आसानी से तो वो नहीं होगा। घर लौटकर वो बताता है कि सेलिना और फेंग की होटल वाली तस्वीरें पब्लिश हो चुकी हैं और इसलिए सेलिना की फैमिली ने उसे बेदखल कर दिया है। सेलिना गुस्से में आकर फेंग को चाबुक से मारने लगी और बोली, तुम्हारी वजह से ही आज मेरी ये हालत हुई है। फेंग इस बार विरोध करता है और गुस्से में उसी चाबुक से गला घोंटकर सेलिना को मार डालता है और बोला, यूना तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है, मैं तुम लोगों को भी कभी किसी भी हाल में सुखी नहीं रहने दूंगा। खाने के टेबल पर जेन बोला, आज रात मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगा। यूना पूछती है, कहाँ जाएंगे हम? जेन बोला, वो तो जाकर ही पता चलेगा। रात में यूना और जेन टहलते हुए एक जगह आते हैं। वहाँ फेंग उन पर गाड़ी चढ़ाकर एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही एक और गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं फेंग की दर्दनाक मौत हो जाती है। जेन यूना को उस तरफ देखने से मना करता है और उसे पास की एक जगह पर ले आता है। यूना के हाथ में फूलों का गुलदस्ता देकर वो बोला, 6 साल पहले मुझे बचाने के दिन से ही तुमने मेरे दिल में जगह बना ली थी। तुम्हें देखकर मैंने समझा कि प्यार किसे कहते हैं, प्यार की ताकत क्या होती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यूना बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जेन। इसके बाद जेन घुटनों पर बैठकर अंगूठी निकाल कर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यूना, क्या मेरे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताओगी? यूना बोली, जरूर। जेन बोला, मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरे पैर ठीक होने पर मैं तुम्हें गोद में उठाकर शहर में घुमाऊंगा। चलो तो फिर। जेन तब यूना को अपनी गोद में उठा लेता है और रात के उस शहर में पैदल चलने लगता है और इसी प्यारे से सीन के साथ आज का ये शानदार ड्रामा यही खत्म हो जाता है।